इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री बहुत तेजी से बदल रहा है। एक तरफ इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट और अदानी सीमेंट इस स्पेस में मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के थ्रू ग्रो कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जेएसडब्ल्यू सीमेंट्स के पास एमएनए के थ्रू ग्रो करने के लिए सफिशिएंट फायर पावर ही नहीं है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ जिंदल ने मिंट के एक आर्टिकल में कहा है। शायद इसी फायर पावर को जमा करने के लिए कंपनी अब फंड्स रेज करना चाहती है। इसीलिए जेएसडब्ल्यू सीमेंट 7 जुलाई को अपना आईपीओ ला रही है। आईपीओ का साइज 3600 करोड़ रुपीस है। इसमें से 1600 करोड़ रुपीस के शेयर्स का फ्रेश इशू होगा और 2000 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल। जेएसडब्ल्यू सीमेंट ग्रीन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का एक मेजर प्लेयर है जो इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रोडक्शन मेथड्स यूज करता है। कंपनी का इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री में 3% मार्केट शेयर है। इंटरेस्टिंगली इस आईपीओ के थ्रू कंपनी एक्सपेंशन पे फोकस कर रही है। कंपनी ऐसा तब कर रही है जब सीमेंट इंडस्ट्री का मेन फोकस मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के थ्रू मार्केट शेयर कैप्चर करने में है। तो इंडिया के सीमेंट इंडस्ट्री का करंट कंडीशन क्या है, इसमें जेएसडब्ल्यू का पोजीशन क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, कंपनी कौन से रिस्क फेस कर सकती है, इस आईपीओ का कंपनी पे क्या इंपैक्ट हो सकता है। आज के वीडियो में हम ये क्वेश्चंस आंसर करेंगे। सबसे पहले हम इंडिया के सीमेंट इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम जेएसडब्ल्यू सीमेंट के ऑपरेशन समझेंगे, हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी एक्सप्लोर करेंगे और कंपनी से एसोसिएटेड रिस्क भी समझेंगे। एंड में हम इस आईपीओ के इंपैक्ट को भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया के सीमेंट इंडस्ट्री से शुरू करते हैं। इंडिया का सीमेंट इंडस्ट्री एक इंटरेस्टिंग पोजीशन में है। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सीमेंट प्रोड्यूसर हैं। इंडिया ग्लोबल सीमेंट आउटपुट में 7 to 11% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन सिर्फ 280 to 330 किलोग्राम है। ये 470 to 520 किलोग्राम के ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा सीमेंट कंज्यूमर है। इनका पर कैपिटा सीमेंट कंजम्पशन 1400 to 1500 किलोग्राम पर पर्सन है। इंडिया के लो सीमेंट कंजम्पशन से दो चीजें समझ सकते हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ काफी स्लो है, लेकिन जैसे जैसे इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ आएगा, इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री में भी काफी ग्रोथ पोटेंशियल है और इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री इस पोटेंशियल को कैप्चर भी कर रहा है। पैंडेमिक डिस्ट्रप्शंस के बावजूद फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2024 तक इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री 6% CAGR से ग्रो हुआ। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 24 में ही ये इंडस्ट्री ईयर ऑन ईयर 11% से ग्रो हुआ। प्री इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और ग्रोइंग हाउसिंग डिमांड ने इस ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया। इंटरेस्टिंगली इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री के डिमांड कंपोजिशन में एक फंडामेंटल शिफ्ट आ रहा है। ट्रेडिशनली हाउसिंग डिमांड टोटल सीमेंट डिमांड में 56 to 58% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 29 तक इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड टोटल डिमांड में 32 to 34% कंट्रीब्यूट कर सकता है। इस डिमांड शिफ्ट में गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे पीएम गति शक्ति और रेलवेज, रोड्स और मेट्रो प्रोजेक्ट्स का कंट्रीब्यूशन है। ये ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड रिलेटेड इंडस्ट्रीज जैसे सीमेंट इंडस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करता है। रीजन वाइज देखें तो ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया इस डिमांड ग्रोथ में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लास्ट 5 इयर्स में ईस्टर्न इंडिया ने हाईएस्ट CAGR रिपोर्ट किया है। ईस्टर्न इंडिया ग्रो तो कर रहा है, लेकिन इस रीजन का 200 किलोग्राम का पर कैपिटा कंजम्पशन वेस्टर्न इंडिया के 320 किलोग्राम से काफी कम है। सीमेंट इंडस्ट्री में राइजिंग डिमांड के साथ साथ एक ग्रीन मूवमेंट भी चल रहा है। डोमेस्टिक सीमेंट प्रोड्यूसर्स कंट्री के कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस में लगभग 7 to 9% कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जेएसडब्ल्यू सीमेंट के केस में उनका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करंटली इंडस्ट्री लेवल से 52% कम है। और कंपनी ने ये लो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स कैसे अचीव किए? GGBS या ग्राउंड ग्रैन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में अपने करंट प्रोडक्शन कॉन्सेंट्रेट करके। और ये GGBS क्या है? देखो दोस्तों, GGBS एक इको फ्रेंडली सीमेंट वेरिएंट है। इसे प्रोड्यूस करने के लिए स्लैग का यूज किया जाता है, जो कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग का एक वेस्ट प्रोडक्ट है। इस स्लैग का यूज सीमेंट और कंक्रीट प्रोडक्शन में किया जाता है। स्लैग में कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स होते हैं जो इसे रेगुलर सीमेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और ड्यूरेबल भी। मतलब GGBS रेगुलर सीमेंट से ज्यादा इको फ्रेंडली भी है और स्ट्रॉन्गर भी। इन दोनों बेनिफिट्स के कारण इंडिया में GGBS का डिमांड बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24 में GGBS का डिमांड 6 to 6.2 मिलियन टन्स था। फाइनेंशियल ईयर 28 तक एक्सपेक्टेड है कि ये डिमांड 11 to 11.5 मिलियन टन्स तक बढ़ सकता है, मतलब 15 to 16% CAGR का ग्रोथ। और इसी डिमांड ग्रोथ पे जेएसडब्ल्यू सीमेंट भी बेट कर रहा है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट इंडिया के GGBS मार्केट में 84% शेयर कमांड करता है। कंपनी के GGBS का डिमांड मोस्टली वेस्ट और साउथ इंडिया से आता है। इन रीजन्स में जेएसडब्ल्यू के स्टील प्लांट्स लोकेटेड हैं, जिससे जेएसडब्ल्यू सीमेंट को GGBS प्रोड्यूस करने के लिए स्लैग मिलता है। इस इजीली अवेलेबल स्लैग से कंपनी इस रीजन के डिमांड को केटर कर पाती है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट 2006 में एस्टैब्लिश हुआ था। 2009 में कंपनी ने अपना पहला ग्राइंडिंग यूनिट एस्टैब्लिश किया था। तब से आज तक कंपनी का ग्राइंडिंग कैपेसिटी 20.6 MTPA तक बढ़ गया है। और जैसा मैंने बताया, जेएसडब्ल्यू सीमेंट इंडिया के GGBS सीमेंट मार्केट का लीडर है,
क्योंकि कंपनी के पास इस सेगमेंट में बैकवर्ड इंटीग्रेशन का एडवांटेज है। वो अपने सीमेंट प्रोडक्शन के लिए जरूरी स्लैग का लगभग 92% जेएसडब्ल्यू स्टील और इसके सब्सिडियरीज से सोर्स करती है। बेसिकली कंपनी अपने एसोसिएट कंपनी के वेस्ट को एक वैल्यूएबल फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बेच पाती है। कंपनी के ऑपरेशनल मैट्रिक्स देखें तो प्रोडक्ट मिक्स का 77.41% ग्रीन सीमेंट है। ग्रीन सीमेंट सेगमेंट में पीएससी या पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पीपीसी या पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, पीसीसी या प्लेन सीमेंट कंक्रीट और जीजीबीएस आते हैं। ये चारों सीमेंट कैटेगरीज हैं और इनके अलग अलग ब्लेंड्स होते हैं। कंपनी का क्लिंकर टू सीमेंट रेशियो 50.13% है। ये 66.43% के इंडस्ट्री एवरेज से कम है। लो क्लिंकर टू सीमेंट रेशियो मतलब कंपनी का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन लो रहता है और कंपनी टिपिकल रॉ मटेरियल की जगह इंडस्ट्रियल वेस्ट को अपने रॉ मटेरियल जैसे यूज कर लेती है। कंपनी के पास 7 डोमेस्टिक ग्राइंडिंग यूनिट्स हैं और एक इंटरनेशनल यूनिट यूएई में। जैसा मैंने बताया, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्ट्रेटेजिकली स्टील प्लांट्स और लाइमस्टोन माइंस के पास एस्टैब्लिश किए गए हैं। जैसे कंपनी के विजयनगर, सेलम और डोलरी प्लांट्स जेएसडब्ल्यू के स्टील प्लांट्स के पास लोकेटेड हैं। इससे कंपनी का रॉ मटेरियल सोर्स करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस कम रहता है। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में 4653 डीलर्स, 8844 सब डीलर्स और 158 वेयर हाउसेज इंक्लूडेड हैं। कंपनी के सेल्स का 52.87 ट्रेड सेगमेंट से आता है और 47.13% नॉन ट्रेड सेगमेंट से। ट्रेड सेगमेंट मतलब वो सीमेंट जो शॉप्स और डीलर्स के थ्रू इंडिविजुअल कस्टमर्स को बेचा जाता है। इसका सेल अमाउंट यूजुअली छोटा होता है और इनका यूज स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर्स और रिटेल कस्टमर्स करते हैं। नॉन ट्रेड सेगमेंट मतलब वो सीमेंट जो कंपनी डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और रियल एस्टेट डेवलपर्स जैसे बड़े क्लाइंट्स को सेल करती है। इसका सेल अमाउंट यूजुअली बड़ा होता है। कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं। फाइनेंशियल ईयर 28 तक कंपनी 41.85 एमटीपीए का प्रोडक्शन कैपेसिटी अचीव करना चाहती है। इस एक्सपेंशन के लिए कंपनी नगौर, राजस्थान में एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश कर रही है। नगौर यूनिट के थ्रू कंपनी नॉर्थ इंडिया में एंटर करने का प्लान भी कर रही है, लेकिन अपने नगौर यूनिट में शायद कंपनी जीजीबीएस मैन्युफैक्चर नहीं करेगा। नगौर यूनिट के पास स्लैग का एक्सेस नहीं है, लेकिन इस यूनिट के पास लाइमस्टोन रिजर्व्स हैं, जहां से कंपनी क्लिंकर एक्सट्रैक्ट कर सकती है। फिलहाल जीजीबीएस का कंपनी के टोटल प्रोडक्शन में 42% कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये फ्यूचर में कम हो सकता है। मतलब कंपनी के टोटल प्रोडक्शन में ग्रीन सीमेंट का कंट्रीब्यूशन कम हो सकता है। अब ये तो था कंपनी के ओवरऑल ऑपरेशंस और एक्सपेंशन प्लान्स का ओवरव्यू, लेकिन कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? क्या कंपनी के फाइनेंसेस में कोई मेजर इश्यूज हैं जिसके कारण कंपनी के एमडी को लगता है कि वो इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स से compete नहीं कर सकते? चलिए देखते हैं। जेएसडब्ल्यू सीमेंट के फाइनेंशियल्स काफी वॉलेटाइल हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का रेवेन्यू 5,836 करोड़ रुपीस था। फाइनेंशियल ईयर 24 तक ये नंबर 6,028 करोड़ रुपीस तक बढ़ा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये नंबर 5,813 करोड़ रुपीस तक गिर गया। इस वॉलेटिलिटी का रीजन इंडस्ट्री साइक्लिकलिटी है। कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें तो कंपनी अभी स्ट्रगल कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का EBITDA मार्जिन 16.94% था। फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये नंबर 13.78% तक गिर गया। कंपनी का EBITDA पर टन भी गिर गया। फाइनेंशियल ईयर 26 के 826 रुपीस से फाइनेंशियल ईयर 25 में 645 रुपीस तक, ये 22% का डिक्लाइन है। कंपनी के प्रॉफिट्स और भी खराब हुए। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 62 करोड़ रुपीस था। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने 163.7 करोड़ रुपीस का नेट लॉस रिपोर्ट किया। कंपनी के मैनेजमेंट ने इस लॉस का कारण हायर इंटरेस्ट रेट्स और केपेक्स का डेप्रिसिएशन बताया। कंपनी के यूनिट इकोनॉमिक्स में भी वीकनेस दिखा। सीमेंट रियलाइजेशन फाइनेंशियल ईयर 24 के 4,910 रुपीस पर टन से गिरा और फाइनेंशियल ईयर 25 में 4,518 रुपीस पर टन तक पहुंचा। ये एक 8% का फॉल था, जिसका कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। और तो और कंपनी के रॉ मटेरियल कॉस्ट भी 1,047 रुपीस पर टन से 1,155 रुपीस पर टन तक बढ़ गया। कंपनी के बोरोइंग्स भी पुअर पोजीशन में है। नेट डेट टू EBITDA रेशियो फाइनेंशियल ईयर 24 के 3.48x से फाइनेंशियल ईयर 25 तक 4.86x तक बढ़ गया। मतलब कंपनी का डेट बढ़ रहा है। रेवेन्यू और प्रॉफिट फॉल के दौरान कंपनी का डेट बढ़ना इंटरेस्ट पेमेंट्स के कारण कंपनी के फाइनेंसेस पे प्रेशर डाल सकता है। कंपनी ने ऑलरेडी एडमिट किया है कि हाई इंटरेस्ट रेट्स का इंपैक्ट कंपनी के प्रॉफिट्स पे पड़ रहा है। लेकिन कंपनी के फाइनेंसेस में एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। कंपनी का पावर एंड फ्यूल कॉस्ट 15% कम हुआ और 670 रुपीस पर टन तक पहुंचा। कंपनी के फाइनेंसेस पीयर्स से कंपेयर करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। कंपनी का 14.87% का EBITDA मार्जिन 16.44% के पीयर एवरेज से कम है। कंपनी का EBITDA पर टन 684 रुपीस है। ये अल्ट्राटेक के 1,068 रुपीस पर टन से काफी कम है। कंपनी का 4.86x का नेट डेट टू EBITDA रेशियो 2.25x के पीयर एवरेज से काफी ज्यादा है। अगर कंपनी का कहीं लीडरशिप है तो वो है ESG मैट्रिक्स में। जेएसडब्ल्यू सीमेंट्स का इंडस्ट्रियल वेस्ट यूजेज 64.08% है। ये 25.38% के पीयर एवरेज के डबल से भी ज्यादा है। कंपनी का कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्री लेवल से 52% कम है।
मतलब जेएसडब्ल्यू सीमेंट्स का ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन काफी वीक है। इसका कारण इंडस्ट्रियल साइक्लिकलिटी हो सकता है, लेकिन कंपनी का करंट डेट पोजीशन भी कंपनी के फाइनेंसेस पे प्रेशर डालता है। इन फाइनेंशियल इश्यूज के साथ साथ कंपनी 3 मेजर रिस्क्स भी फेस कर सकती है: जेएसडब्ल्यू स्टील पे डिपेंडेंस, भूषण पावर एंड स्टील से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन और कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। चलिए इन तीनों रिस्क को समझते हैं। सबसे पहले जेएसडब्ल्यू स्टील पे डिपेंडेंस। जैसा मैंने बताया, जेएसडब्ल्यू सीमेंट के जीजीबीएस के लिए यूज होने वाले स्लैग का 92% जेएसडब्ल्यू स्टील से आता है। मतलब कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील पे जीजीबीएस के रॉ मटेरियल्स के लिए बहुत हेवीली डिपेंडेंट है। अगर जेएसडब्ल्यू स्टील के ऑपरेशंस में प्रॉब्लम्स आते हैं तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट के रॉ मटेरियल सोर्स और प्रोडक्शन पे भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। दूसरा रिस्क है भूषण पावर एंड स्टील से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड या बीपीएसएल के साथ जेएसडब्ल्यू सीमेंट का एसोसिएशन कंपनी के लिए एक चैलेंज है। जेएसडब्ल्यू स्टील ने भूषण पावर एंड स्टील इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के थ्रू अक्वायर किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई 2025 को बीपीएसएल लिक्विडेट करने का ऑर्डर दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जेएसडब्ल्यू का रेजोल्यूशन आईबीसी के अंडर कंप्लायंट नहीं था। लेकिन इससे जेएसडब्ल्यू सीमेंट को क्या, बीपीएसएल को जेएसडब्ल्यू सीमेंट से शिवा सीमेंट के लिए एक ग्राइंडिंग यूनिट कंस्ट्रक्ट, इंस्टॉल और ऑपरेट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। शिवा सीमेंट जेएसडब्ल्यू सीमेंट का एक सब्सिडरी है और इस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू लगभग $44 मिलियन था। लेकिन बीपीएसएल के लिक्विडेशन के कारण जेएसडब्ल्यू सीमेंट्स के ग्राइंडिंग यूनिट के कंस्ट्रक्शन पे इंपैक्ट पड़ सकता है। थर्ड रिस्क है बिजनेस कंसंट्रेशन रिस्क। जेएसडब्ल्यू सीमेंट्स के बिजनेस में नॉन ट्रेड सीमेंट 47.13% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब कंपनी गवर्नमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे बहुत डिपेंडेंट है। तो अगर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोई स्लो डाउन आता है तो कंपनी के सेल्स के एक बड़े हिस्से पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। फाइनेंशियल वीकनेस और ऑपरेशनल चैलेंजेस के बावजूद कंपनी एक्सपेंशन प्लान कर रही है। शायद कंपनी करंट फाइनेंशियल चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए ही अब आईपीओ ला रही है ताकि कंपनी को एक बड़े फंड सोर्स का एक्सेस मिले। कंपनी के आरएचपी के हिसाब से फंड्स के 3 मेजर यूजेस होंगे। नागौर राजस्थान के ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को पार्टली फंड करने में 800 करोड़ रुपीस यूज होंगे। डेट रिपेमेंट में 520 करोड़ रुपीस यूज होंगे। इसके अलावा फंड्स का यूज कैपेसिटी इंक्रीज के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए भी होगा। जैसा मैंने बताया, कंपनी पे ऑलरेडी काफी डेट बर्डन है। हो सकता है इसीलिए कंपनी डेट की जगह कैपिटल के थ्रू इस बार फंड्स रेज कर रही है। जब पूरा इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री एक कंसोलिडेशन स्प्री पे है, तब जेएसडब्ल्यू सीमेंट ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन पे फोकस कर रहा है। हमने इंडिया के सीमेंट इंडस्ट्री के कंसोलिडेशन ट्रेंड पे भी एक डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे भी जरूर देखना। आपको क्या लगता है, क्या कंपनी इस आईपीओ के थ्रू अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगी? क्या कंपनी के एक्सपेंशन प्लान सक्सेसफुल होंगे? और क्या कंपनी फाइनली अल्ट्राटेक सीमेंट और अदानी सीमेंट जैसे जायंट से compete कर पाएगी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव, मिलते हैं अगले वीडियो में।